अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी कर चुके हैं सब एटॉमिक लेवल। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल में हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइसोलेटेड फॉर्म में आमतौर पर नहीं रहते। एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, उसको स्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जहाँ पर दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक को आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है और एक को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। अब जो आयनिक बॉन्डिंग होती है उसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एटम डोनेशन करेगा और दूसरा उसको रिसीव करेगा। जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो उसको रिसीव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, उसका भी आउटर मोस्ट शेल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और जिसके नतीजे के तौर पर NaCl डेवलप हो जाता है। और इस तरह से मतलब अगर दो ऑक्सीजन के आटम आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। मसलन आपने पढ़ा होगा पेप्टाइड बॉन्ड, उसके साथ एक होता है उसको एस्टर लिंकेज कहा जाता है। एस्टर लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इनके नतीजे के तौर पर जब मुख्तलिफ टाइप्स की जब बॉन्डिंग होती है तो उसके नतीजे के तौर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड डेवलप होते हैं जिनसे एक जानदार डेवलप होता है। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। मसलन जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान डेवलप होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। एस्टर लिंकेज ये एसिड और बेस के दरमियान डेवलप होगी, जिसके नतीजे के तौर पर जो फैटी एसिड्स हैं वो बनते हैं। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये जो मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे के तौर पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जैसे स्टार्च है। तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और इस तरह से एक जानदार जो है उसमें मुख्तलिफ अक़साम के माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और जिसकी एग्जांपल्स आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज, प्रोटीन है, फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स इसमें एक होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, और एक जो है उसको हम कहते हैं
मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल। अब जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होते हैं, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल का जो एटॉमिक वेट है वो ज़्यादा होते हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है, इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वाटर आ जाते हैं, और इसमें ग्लूकोज आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। ये मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको माइक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। और इसके आगे दो और कैटेगरीज हैं। एक जो उनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और एक जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनमें डिफरेंस क्या होगा? अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें बॉन्डिंग मौजूद होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, जिसको हाइड्रोकार्बन का नाम भी दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो ये है मॉलिक्यूलर लेवल। आगे अगला जो आर्टिकल वो होगा सेल एंड ऑर्गेनेलीज। सेल एंड ऑर्गेनेलीज, सेल एंड ऑर्गेनेलीज। अब न्यूमरस micromolecules and macromolecules, ये अरेंज करते हैं टू फॉर्म सेल and their organelles, और इस तरह से जो सेल होते हैं उसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के लिहाज से दो तरह के जानदार डेवलप होंगे। एक जो उनको कहा जाता है सिंगल सेल, जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होंगे, और दूसरे उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाएगा, एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। जबकि सिंगल सेल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया, और प्रोटिस्ट आ जाते हैं, प्रोटिस्ट।
तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके मुताबिक कुछ जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं उसमें 5 किंगडम होते हैं, जिसमें से एक किंगडम उसको प्रोटिस्टा कहा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार होते हैं उनको प्रोटिस्ट कहा जाता है, तो उनको प्रोटिस्ट कहा जाता है। और उस किंगडम प्रोटिस्टा में ज्यादातर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा और एक को यूकैरियोटिक सेल का नाम दिया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उसको प्रोकैरियोटिक सेल का नाम दिया जाता है। जैसे बैक्टीरिया है, तो इसमें इस तरह से इसका जेनेटिक मटीरियल होगा और इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल उसमें न्यूक्लियस होगा, जब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी है उसका जेनेटिक मटीरियल होगा। तो जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, उसको हम यूकैरियोटिक सेल उसका नाम देंगे। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज, उनको डिस्कस करेंगे। और जो ऑर्गेनेलिज हैं ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से सेल के अंदर बनते हैं, जिनको ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। ऑर्गेनेलिज जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, विद इन द सेल, विद इन द सेल, और ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, ये फंक्शन मखसूस परफॉर्म करेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें गोल्गी बॉडीज आ जाते हैं। तो ये उसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनेलिज की। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करेगा, इनको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है। ये अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स, इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाएगा,
फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, और गोल्गी बॉडीज ये सिक्रीशन में हिस्सा लेते हैं, रतूब से खारिज करना, उसको सिक्रीशन का जो है वो नाम दिया जाता है। तो गोल्गी बॉडीज ये सिक्रीशन जो है वो रिलीज करते हैं। अब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं तमाम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन ऑर्गेनेलिज की वजह से एक सेल के अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं वो फंक्शन कंप्लीट होते हैं। क्योंकि अगर इनमें कोई भी ऑर्गेनेलिज अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो सेल अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद होता है काम की तकसीम। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब मुख्तलिफ आर्गन होंगे जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे ब्रेन है वो अपना काम, और स्टोमक वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लिवर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि एक सेल जो होता है उसके अंदर भी ये डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है जिसमें ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब जो ऑर्गेनेलिज हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गन के साथ। ऑर्गन ये टिश्यूज के कंबाइन करने से बनते हैं, और टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। तो टिश्यूज वो मिलते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन फिर अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस लिहाज से अगर हम देखें जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन उस एक सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं। और ये मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं। इस लिहाज से में डिफरेंस है कि ये सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि ऑर्गन पार्टी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम उनको ऑर्गेनेलिज को ऑर्गन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल जैसे हमने ब्रांचेस को स्टडी किया और उसमें भी हमने उनको डिस्कस किया कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, उसको टिश्यू कहा जाता है। और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब टिश्यू लेवल पे जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो या तो एक लूज शीट की शक्ल में होते हैं, लूज शीट ऑफ सेल्स, और या फिर ये बंडल की सूरत में होते हैं, जैसे वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं, और इसकी आगे फिर टू टाइप्स आ जाती हैं। एक को जाइलम कहा जाता है और एक को फ्लोएम कहा जाता है। अब टिश्यूज की जो टाइप्स हैं उसमें एक उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर
टिश्यू, और एक पे उसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। और एक उसका हम कहते हैं जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू होगा इसका फंक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जिसको मूवमेंट कहते हैं। और एक होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, इनका फंक्शन होगा सिक्रीशन और रतूबते खारिज करना। अब एक लफ्ज होता है सिक्रीशन, एक लफ्ज होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, अनवांटेड मटेरियल्स को खारिज करना, वेस्ट मटेरियल्स को खारिज करना या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को खारिज करना, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। लेकिन जो सिक्रीशंस हैं ये राइबोसोम्स बनाते हैं सेल के अंदर, और वहाँ से ये सेल के बाहर आते हैं, उसको सिक्रीशन कहा जाता है। यानी ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये सेल के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है और सेल इनको फिर खारिज करता है, उसको सिक्रीशन कहा जाता है। जाइलम टिश्यू, इसका फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ water and salts, जबकि फ्लोएम टिश्यू इसका फंक्शन होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ये इसका फंक्शन होगा। तो एक कंट्रैक्शन है, मूवमेंट है, दूसरा सिक्रीशन है, और तीसरे का फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर और साल्ट्स है। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। जाइलम टिश्यू ये रूट्स वहाँ से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि फ्लोएम टिश्यू लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वहाँ पर। वो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो फ्लोएम टिश्यू के लिए पौधे के दूसरे पार्ट तक कन्वे होते हैं। ये फ्लोएम टिश्यू का काम होगा।